कोई अदबी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, शायद इसने अपने आप से सवाल किया। शायद नहीं, यकीनन वो एक अदबी कॉन्फ्रेंस थी और ढेर अदीबदार अल हुकूमत में जमा थे और सारे बड़े होटल उनसे भरे हुए थे। गोया उदबा शोरा का मेला था। एक से एक प्रोग्राम, तरह तरह के लोग, सुबह अदबी मुज़ाकरे, शाम को रंगारंग तफरीही प्रोग्राम, इश्तिहा अंगेज मज़ेदार खाने और रात को अरबाब हालो अक़्द की तरफ से ताम की दावत और दावत खुलाने वाले का अंदाज जैसे राज़िक़ अल्लाह नहीं बल्कि वो है, और लोग अपने मुल्क के ख़जाने से नवाजे नहीं जा रहे हैं बल्कि इसका नमक खा रहे हैं। कुछ खुश कुछ ना खुश, कुछ सिर्फ इसलिए खुश थे कि चुल्लू इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं, हुकूमत के मेहमान हैं। कुछ बिगड़े दिल थे, उनकी राय थी हम किसी का नहीं खाते, ये हमारा ही पैसा है जो हम टैक्स की सूरत में देते हैं। कोई हाल मस्त और कोई माल मस्त, लेकिन एक बात जरूर थी, वो बेनियाजी जो अदीबों की दुनिया से मंसूब थी वो मफकूद थी। लोगों को अपने मकाम का एहसास था, जो बड़े थे वो संजीदा थे, जरा अलग थलग से, जैसा कि बड़े लोगों का तरीका है, शफकत और हमदर्द, ठंडी छांव जैसे, लेकिन अपने मकाम से बाखबर। नौजवान अपनी कामयाबी के नशे में चूर, जमीन और आसमान को खातिर में न लाते हुए, कुछ बुढ़ापे की वादी में उतरते हुए, अपने तजुर्बों और मशक्कत के हाथों थके हुए। इसने याद करते हुए सोचा का नफनसें तो पहले भी हुआ करती थी, लेकिन अब अदबी कॉन्फ्रेंस में जाता इसके लिए माजी की दास्तान थी कि ये सारे किस्से वाक़यतन इसके माजी से उधर अगर देखती कदम कदम चलती दूसरी मंजिल पर पहुंच गए। इसने कमरों के नंबर पढ़ते हुए अपना मतलूबा कमरा नंबर तलाश कर लिया, दरवाजे में चाबी घुमाई, अंदर दाखिल हो गई। डबल बेड वाला कमरा था और एक बिस्तर पर कोई सर से पीर तक चादर ताने सो रहा था। यहाँ हमने 5 रातें गुजारना है। पता नहीं ये कौन है। इसने उलझन से इन खातून की तरफ देखा जिनका हाथ चादर से बाहर था, जिसमें सोने की दर्जन भर चूड़ियां चमक रही थी। पता नहीं किस जबान की अदीब हैं, अमीर मालूम होती है, खूबसूरत भी होंगी, रंग गोरा है। इसने अपना थैला एक तरफ रखा, गुस्ल खाने में जाकर उसने मुंह हाथ धोया, ढाके से आई हुई एक साड़ी अपने अंदाज में बांधी, खूब ढेर सारी खुशबू उंडेली, लेकिन अंदर की उदासी बड़े आराम से इसके दिल को तकिया बनाए लेटी रही। मैं इतनी उदास क्यों हूँ, किस चीज की कमी है? उसने मेमन सिंह के प्याजी मोतियों के टॉप्स कान में डालते हुए सोचा। बाल समेट के सीधी मांग निकाली और बड़ा सा बंगाली अंदाज का जोड़ा बांध लिया। फिर कमरे में दीवार से लगे कदम आदम आईने में झांका, अपना अब खूबसूरत ही लगा। आदास ने सर उठाया। अगर इस वक्त गियास होता तो मरमता, तारीफ करते इसकी जुबान न थकती, इसके काले रंग पर कसीदा पढ़ता और कहता, अगर तुम गाना गाना जानती तो मैं रंग मंडली सजा लेता और तुम्हारी साथ देश देश घूमता। खूब पैसे कमाते हम, तुम भी अमीर हो जाती और मैं भी खुशियां खरीद सकता। वो मुस्कुराए। खैर अमीर तो मैं नहीं हो सकी, लेकिन मताफी भी नहीं है, और पता नहीं वो इस लायक हुआ भी कि अपनी खुशियां खरीद सके। रियासुद्दीन को याद करते हुए इसकी हल्की हल्की मुस्कुराहट सारे चेहरे पर फैल गई। रियास, वो जो इसका दोस्त था, हमदम था, अच्छे बुरे में काम आने वाला रफीक था, सच्चा खरा उजला आदमी, पता नहीं कहाँ होगा, क्या करता होगा, और क्या पता जिंदा है भी या नहीं। इस ख्याल के साथ ही चेहरे पर छाई मुस्कुराहट सिमट कर करा बन गई। दिल में दर्द ने करवट ली, मुंह कड़वा हो गया। उसे याद आया कि वो भूखी है और ये ढेरों उदासी, खौफ और हरास सब खाली मैदे का कसूर है। इसने अपनी बिला वजह परेशानी के लिए वजह जवाज तलाश किया। दिन के 2 बीच रहे थे और उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। इसमें एक नजर ताल्लुक रखते थे और ये किस्सा इस वक्त का था जब आतिश सच सच जवान था, और अब तो पता नहीं कैसे अदब के ठेकेदारों ने उसे बलवा लिया था। सरकारी नौयत की कॉन्फ्रेंस थी और हर मकतबा फिक्र के लोग जमा थे। भांत भांत की बोली, भांत भांत के अंदाज, कहीं सफेद पगड़, कहीं जीन्स, कहीं रंगीन लहराते हुए आंचल, गरज माजी हाल मुस्तकबिल सब इकट्ठे। कहा जा रहा था हर मकतबा फिक्र की नुमाइंदा का नफरेंस है, मगर यहाँ किशोर नाहिद नहीं थी, न ही मन्नो भाई। अहमद नदीम कासमी भी मंजर से गायब, फिर ये कैसे हर मकतबा फिक्र की नुमाइंदा का नफरेंस है? इसने सोचा, और वो खुद उसकी नुमाइंदगी कर रही है। इसने इधर अलिफादेर देखा। हाँ वाकईतन ये तो इसने सोचा ही नहीं था। वो कौन है? अदब की दुनिया में किस ग्रुप से वाबस्ता है? शोहरत के लिए इसने कौन सी काविश की?
लोग इसे भला कहाँ जानते हैं, वो तो अपने गिरोह से बिछड़ गई है और इसे अच्छी तरह पता था कि जमात की बड़ी ताकत होती है और उसकी जमात एक सवालिया निशान इसके सामने खींच गया। हम अपनी जात से खुद अंजुमन हैं। गालिब का मिसरा उसे जिंदा कर गया। हाँ बेशक हम अपनी जात में खुद अंजुमन हैं कि हमारा अपना एक नजरिया है और इस तरह हम अपने ख्यालों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इसका बुझा हुआ चेहरा रोशन हो गया। वो 2 कदम आगे बढ़ी, काउंटर पर जाकर अपने कमरे का पता किया, चाबी पकड़ी और ऊपर जाने के लिए मुड़ी। देखा खालिद अहमद, अमजद इस्लाम, जमीला हाशमी, उनकी बहन सायरा हाशमी, मुदरत अल्ताफ, अब्दुल्ला मुक, मसूद अशर वगैरह वगैरह सारा लाहौर। कराची वाले दूर से रजिया फसी अहमद का रंगीन आंचल लहराया। अदा जाफरी किसी से बात कर रही थी। उनके साथ ही उनके अजीज शौहर नूरुल हसन जाफरी साहब खड़े आली साहब के साथ महव गुफ्तगू थे। 2 कदम आगे बढ़ी ताज सईद की चमकीली मुस्कुराहट ने रास्ता रोका। साथ ही जैतून बानो, नसरीन भट्टी, सैयदा हिना और पश्तो जुबान के अदीब अरेहा खातिर साहिब भी हैं। वह यहाँ तो ढेरों अपने जाने वाले हैं, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। इसने अपने खुश्क होठों पर जुबान फेरी। अंदर बसे हुए हर उसने करवट ली और एक खुशगवार एहसास ने इसे हल्का फुल्का कर दिया। अताशाद, फरमान फतेहपुरी, अबुल खैर कश्फी दूर से नजर आए, लेकिन बिलोबाई से ज्यादा और किसी ने तवज्जो नहीं दी। इसके दिल में फिर सन्नाटा सा चलने लगा। वो उदासी की गोद में झूला झूलने लगी। कमरे में सुई मटियार पर डाली जो चेहरे से चादर हटाए अपनी बड़ी बड़ी हैरान आंखों से इसका जायजा ले रही थी। इसका जी चाहा इससे कोई बात पूछे, लेकिन खूबसूरत मतवाली आंखों ने पर्दा गिरा लिया और आंखें बंद करके दीवार की तरफ करवट ले ली। इसने अपना हैंड बैग उठाया, आईने में अपने आप को देखा। मुनासिब लिबास और सिंगार के साथ इसे अपना आप अच्छा ही लगा। इसका सिंगार जो सिर्फ लिपस्टिक के रंग और अच्छी खुशबू था। इसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। सामने लिफ्ट खुला पड़ा हुआ था, इसमें समा गई। कई एक मंदूबीन भी ऊपर से आ रहे थे। लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। चंद सेकंड के हमसफरों ने इसे गौर से देखा। लिफ्ट रुक गया और वो ग्राउंड फ्लोर पर आ गई। इस्लामाबाद होटल का बड़ा फाटक मुनफाड़े खड़ा था। एक जिम गफीर आगे बढ़ रहा था और एक कोने तक पहुंचकर अचानक नीचे गायब होता जा रहा था। नीचे है क्या? उसने अपने आप से सवाल किया। नीचे है, मिनट है जी, जहां आप लोग इस वक्त का खाना खाने जा रहे हैं। एक बड़े से पगड़ वाले चौकीदार ने कहा। अच्छा अच्छा, मेहरबानी। इसने गौर से में मिनट में उतरती सीढ़ी की तरफ देखा। ये तो गोया बड़ी सी कब्र है जो सबको निगलती जा रही है, कभी ना वापस आने के लिए, जैसे ढाके के करीब बड़ी सी मश्तरके कब्र है सावर में, और जो बगैर किसी तखसीस के उन सारे मर्दों को समेटे हुए है जिनकी जात पात जुबान उम्र किसी का पता नहीं है। फिर भी इसने माँ की तरह इन सब को अपनी आगोश में समेट लिया है। सच है, मिट्टी माँ भी है, मुरकब भी। उसकी सोच ने इसके कदम रोक लिए। आगे बढ़ी जी, जोर का एक धक्का लगा। गिरते गिरते संभली और अदीबों की शाइस्तगी की कायल हो गई, जो अब नहीं है। क्या मुनज़्ज़म कौन है हमारी, एक ही मोटो अपनाए हुए है, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। इसने भागते दौड़ते दानिशवरों को देखा, जो तेजी से प्लेट उठाते और खानों की मेज पर जिम जाते, जैसे क़यामत तक वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन जब प्लेटें रंगा रंगा नेमतों से चोटी तक भर जाती तो जगह छोड़ देते। लोग खाने पर इस तरह टूट रहे थे जैसे खाना कम है और अगर वो ना भागे तो भूखे रह जाएंगे। जगह बनाती वो जब खाने की मेजों है पहुंची तो वहां खाना वाफिर था और किसी चीज की कमी नहीं थी। उसने आराम से खाना अपने प्लेट में डाला और जी भर के डाला कि उसे भूख बहुत लगी थी। एबटाबाद से चलते हुए वो वक्त की तंगी की वजह से नाश्ता भी नहीं कर सकती थी। खाने की मेज से बहते हुए इसकी नजर एक नाजुक अंदाम पर पड़ी, जिसकी प्लेट में चावल के चंद लुकमे बड़ी नफासत से पड़े थे और वो बड़ी नजाकत से मुर्ग के बड़े से डोंगे में कुछ ढूंढ रही थी और उसके मद्दा अपनी अपनी खिदमत पेश कर रहे थे, जिन्हें वो बड़ी मेहरबानी के साथ नजरअंदाज करती जा रही थी। इसकी प्लेट का जायजा लेते हुए इसकी नजर अपने हाथ में पकड़ी हुई रिकाबी पर पड़ी। अनवा अकसाम की नेमतों से भरी हुई अपनी रिकाबी देख के उसे शर्म आई। इसने तो बहुत भर लिया है। और वो नाजुक अंदाज शायरा। उसने शर्मिंदा शर्मिंदा नजरों से उधर उधर देखा, कहीं उसके हाथ में पकड़ी हुई रिकाबी को लोग गौर से तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन कोई इसे नहीं देख रहा था। कहाँ वो माजी की दास्तान, कहाँ ये हाल की शायरी। उन्हें होगा ये तो एक लचक डाली है। और वो खुद उसने अपने लंबे चौड़े वजूद को देखा। वो मुस्कुराए। हमारे इस तन और तोश को तो ही तवानाई की जरूरत है।
एक कोने में पड़े हुए सोफे पर बैठकर उसने मेज अपने सामने खिसकाई प्लेट रखी और आराम से खाना खाने लगी। खाने की खुशबू जितनी अच्छी थी मजा इतना अच्छा नहीं था। 2-3 चमचे मुंह में डालने के बाद इसके दिल में यह ख्वाहिश मछली के चमचा एक तरफ डालकर वो हाथ से खाना शुरू करे। इसने नजर उठा के आसपास देखा, शायद कोई और उंगलियों को इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन हर तरफ छुरी कांटे खनक रहे थे। अर्द गिर्द जाने पहचाने लोग थे, लेकिन किसी की आंखों में पहचान की रोशनी नहीं थी। हर एक इस पर उचटती नजर डालता और आगे बढ़ जाता। सब ही चमक रहे थे, लेकिन कोने में बैठी वो अकेलेपन का शिकार थी। एबटाबाद से चलते हुए हल्का हल्का सा सरवर था और हल्का हल्का सा गुरूर भी था कि अपने साथियों गुफ्तगू कर सके और अपने हक में अदब और दानिश की तनाबे भींच दे। वाक़त आया, क्या हम इतने सत्य हैं? क्या हमारा सच सच कोई मकाम नहीं है? एक पछतावा इसके जहन पर छा रहा था। मकाम था कब? मीर भी खार फिरते थे और कोई पूछता नहीं था। उन्होंने आशिकी में इज्जत सादात के जाने का मातम किया था और अब अच्छी बुरी जैसी भी है, आज की महबूबा शोहरत है, नाम वनमोड है, दौलत है और पता नहीं क्या किया है। वो दिल पर खून की एक गुलाबी वाली बात अब कती नहीं रही है। क्या हमारे अरबाब हलो अख्द ये कहने में हक बजानिब हैं कि हर मकतबा फिक्र के अदीब व दानिश्वर उनके साथ हैं, सारा मुल्क उनके साथ है। फिर वो कौन लोग थे कि सच बोलने के जुर्म में उनके ही कलम की नोक उनकी जुबान में तोड़ दी जाती थी, और जियो है कि दास्तान लिखने की बदौलत अपने हाथ कलम करवा देने के दावेदार थे। अच्छा, तो अब ये जमाना है, हम बड़े सत्य बिक रहे हैं। मारे सदमे के इसके हाथ से चीचा छूट गया, मुंह में भरा हुआ नवाला हल्क का फंदा बन गया और वो बदहवास होकर पानी के गिलास की तरफ लपकी। एक घूंट पानी से गला साफ किया। इसकी आई भूख मर गई थी। खाने से भरी रिकाबी इसने एक तरफ रख के उधर उधर देखा। बहुत से लोग इधर अलिफादेर घूम रहे थे। खाने की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। इसने उदासी से गुजरते हुए एक एक आदमी को देखा। उनके चेहरे शनासा थे, लेकिन आंखों में शनासाई नहीं थी। हमें शायद कोई नहीं पहचानता, अब फिर नजरअंदाज किया जा रहा है। शायद ये सही है कि इंसान अगर अपने पस मंजर से अलग हो जाए तो सिर्फ परछाई रह जाती है। वो अपना साया अब है और साया सिर्फ साया होता है, हाथ लगाओ तो कहीं गुम हो जाता है। अपना ही लिखा हुआ ये जुमला इसे याद आया तो मुस्कुराहटें उसके खुश्क लबों पर छेल लें। सामे मसूद अशर और सायरा हाशमी बातें करते हुए गुजरे। उसके होंठ मजीद फैल गए। आखिर जाने पहचाने लोग थे, लेकिन वो अपनी बातों में मुमन इसका नोटिस लिए बगैर हंसते मुस्कुराते गुजर गए। हम के ठहरे अजनबी। इसे फैज साहिब का आधा मिसरा याद आया। उदासी और पछतावा इसके अंदर सर उठाने लगा। हमको यहाँ नहीं आना चाहिए के दरमियान अपनी जात की बुलंदी के अच्छी नहीं लगती, मगर यहाँ तो उन्हें खामखा उसने इधर अलिफादेर देखा। लोग प्लेटों में खाने के मीनार बनाए खड़े थे। हम तो भाई इसका नफरंस में तफरी के लिए आ जाते हैं। कुछ तफरी, कुछ तजर्बा, हाँ और क्या, और है क्या यहाँ। ये होटल हमारी इस्तिताअत से बाहर है और हमें कुछ अच्छा भी नहीं लगता है। दूसरे ने कहा, मुझे तो यहाँ ऐसा लगता है जैसे खैरात मिल रही है और ये मांगे कि अयाशी हमारा गला घूंट देगी। रात सदारती तकरीर में सुना नहीं था, हम आपको रात का भी खुलवाने वाले हैं जैसे अपनी जेब से खुलवाने वाले थे। हम टैक्स पेयर हैं और ये हमारा ही पैसा है। वो तो है, फिर हमारा ही जूता और हमारा ही सर है ना। सख और सफेद रंग के आग भजवों का नौजवान ने कहा और रिकाबी जोर से मेज पर, शेख दी और मैं नहीं खाता ये खाना, जहर लगता है मुझे। मगर क्यों, अगर हम टैक्स पेयर हैं तो ये भी हमारा ही पैसा है और इस वक्त का खाना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने दिया है, हम तो जरूर खाएंगे। सब कुछ हमारा अपना ही है। खालिद अहमद का शनासा चेहरा सामने आया। अरे बीबी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं। इसने मोहब्बत से खालिद अहमद को देखा। बामुरव्वत नौजवान, हर एक का भाई, अच्छा शायर, बाशऊर आदमी, हम अकेले कहाँ हैं। यहाँ खालिद अहमद अब हमारे साथ हैं और ये हाल तो वैसे ही भरा हुआ है। फिर तन्हाई कहाँ। इसने चावलों से भरा हुआ चमचा मुंह में डाल लिया, लेकिन नवाला हल्क में अटक गया। ये अदबी इज्तिमा सिर्फ एक खरीद व फरोख्त है, ये सिर्फ सोशल गैदरिंग है और ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसी नुमाइश है कि जनाब सदर ये साबित कर सके कि इस मुल्क के शायर व सूरत गुरु, अफसाना नवीस और दानिश्वर सारे के सारे उनके नियाजमंद हैं और वो बेबान दुहुल अपनी गहरी गहरी सुरंगें आंखों में फिरासत भर के अक्ल व दानिश के हवाले से था। हमको यहाँ कोई नहीं जानता।
सामने इकबाल अजीम खड़े नजर आए, हाथ में जूठी रिकाबी, दूसरे हाथ में छड़ी और आंखों पर सिया चश्मा। वो कम अज कम ये हमारे लिए अजनबी हैं और न ही हम उनके लिए हैं। अजीमपुर ढाके की सरकारी रहायशगाह नजर में घूमी, इसकी अपनी नहीं, इकबाल अजीम साहिब की रहायशगाह। फिरदौस, तस्नीम, आफ्ताब अजीम, मशकूर अजीम, प्यारी प्यारी बेटियां, साहिबजादे और भाई वगैरह भरा पर अलिफ घर नजर के सामने घूम गया। खूब मिले, इसने बशाशत से सोचा और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उनके करीब पहुंची जाती है। इकबाल भाई, ये हम हैं। उसने अपना नाम बताया। दो कैसी हो? इकबाल अजीम ने रिकाबी इसे थमा के सर पर हाथ फेरा। ठीक है इकबाल भाई, हमने तुम्हारी बारे में एक बारी खबर सुनी थी, सही थी या यूं ही? हाँ इकबाल भाई, वो खबर 100% सही थी। वो किस्सा अब बिल्कुल तमाम हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, मगर ये होना नहीं चाहिए था। इकबाल अजीम के शगुफ्ता लहजे में तासुफ था। जी बजा फरमाया, अपने ये होना नहीं चाहिए था, लेकिन हुई तो होकर रहती है कि उसने दिल बड़ा करके कहकहा लगाया। खुश हो, खुशी किया और गम किया। उसने सोचा और बनी, चलो कोई बात नहीं, इकबाल अजीम साहिब तो हमारे हाल से बहुत बाखबर हैं। हालांकि ढाके में तो, मगर ये तो ढाका ही बोल रहा है। इस जिम गफीर में से किसने तुम्हें घास डाली? किसी ने भी नहीं। हालांकि सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो कौन है। जिधर से गुजरो लोग हिलो कह के गुजर जाते हैं, और हम बातें करने के लिए तरस रहे थे। इतने ढेर सारे पढ़े लिखे लोग और हम, दरअसल हम ही नाहल हैं शायद। उसने चारों तरफ देखा। सामने होटल के लाउंज में जमील अल-दीन आली बैठे साहिवाल की एक नुमाइंदे हम कलम से महमीतर थे। वो भी वहीं जाकर बैठ गई कि चुलू ये तो उसे अच्छी तरह जानते हैं और उनसे बड़ी कुर्बत रही है। ढाके की जानदार महफिलें नजरों में फिर गई। शौकत उस्मान, डॉक्टर हुसैन, यम सोफिया कमाल और सबसे बढ़कर अटक साहिब, एहसन अहमद अश्क। अब तो वो भी नहीं रहे, मगर दिल में तो हैं। एक बिजली सी निगाहों में कोना गई। कैसे कैसे लोग थे वो उजले जहन के सामने, लोग कहाँ गुम हो गए। इसके दिल में हुक सी उठी, वो वही हैं जहां तुम उन्हें छोड़ आई हो। फिर ये छन और कड़ेन कैसी, और ढाके के लिए तड़प कैसी। वो अपने आप ही सवाल और जवाब कर रही थी। ढाके तो इसके हवाले था और आज भी लोग इसे वहां के हवाला से मुतारफ कराते हैं। सोचते सोचते इसे एसार की वो कॉन्फ्रेंस याद आई जो हाल ही में लाहौर में हुई थी, और किशोर नाहिद ने इसे ढाके और मशरकी पाकिस्तान के हवाले से ही याद किया था। शायद किशोर को इसका माजी बहुत अजीज था, जैसे वो माजी के हवाले से अपने हाल में जिंदा थी, लेकिन इसका कलम तो माजी की दास्तान तराजी नहीं कर रहा था, बल्कि जिस दुनिया में वो थी आज भी इसी दुनिया की अफसाना निगार थी। हाल और मुस्तकबिल की तामीर की तमन्ना इसके दिल में हमेशा जिंदा रहती थी। माजी तो उसे भी अजीज था, लेकिन इसका हिस्सा बना उसके बस में कहाँ है। माजी को याद रखना चाहिए, मगर उसकी प्रस्तिश नहीं करना चाहिए। इसका ख्याल था कि माजी को भूल जाओ तो मुस्तकबिल के ख्वाब और हाल की तामीर सब ही पीछे रह जाते हैं। तरक्की के रास्ते पर चलने के लिए गुजरे दिनों का एहतसाब जरूरी है। इसके अंदर का उस्ताद बेदार हुआ। उसे मौलाना हाली याद आए, जो खुद एहतसाबी के बड़े वाला विषयदा थे, और इस वक्त वो भी अपने माजी को खंगाल रही थी। सामने बैठे आली साहब ने भनवे सुकून में नाक चढ़ाई और फिर उसकी तरफ मुखातिब हुए। कैसी हो? आली साहब इसकी तरफ झुके। भाई कहाँ हैं? कैसे हैं? ठीक हैं, सब लोग बखैरियत हैं भाई। कराची में होते हैं? मैं अच्छा, कराची में, मगर एक जमाना हो गया हमारी मुलाकात नहीं हुई। कहाँ होते हैं? कराची पता नहीं आली साहब, हम तो एबट आबाद में होते हैं। अच्छा अच्छा, वहाँ क्या करती हो? जी पढ़ाते हैं। और भत्ती? जी और कुछ नहीं। खैरियत से हो? बिल्कुल खैरियत से हैं। उसने देखा आली साहब फिर इस शायरा से मुखातिब हो गए। दरअसल अच्छे दिनों के हवाले से आली साहब भैया के दोस्त होते हैं, और भाई के दोस्तों से इससे ज्यादा किया गुफ्तगू हो सकती थी। वो अपनी जगह से उठी। आदेर अलिफादेर घूमते हुए इसने मानूस लोगों को तलाश करना चाहा। हर तरफ अपने ही लोग थे, सारे चेहरे ही अपने थे। कौन था उनमें जिसे वो नहीं जानती थी? अदीबों और नुमाइंदों ने अपने सीनों पर नाम के टैग लगा रखे थे। कोई चेहरा आशना और कोई तहरीर आशना, और वो खुद। निगाहें अशफाक साहिब पर जाकर रुक गई। पास ही एक होची मंदाड़ी छेपकी। कहाँ देखा है उन्हें? अरे ये तो शहाब साहिब हैं। कुदरतुल्लाह शहाब आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इस कोने में चली जाती है।
शहाब साहब अशफाक साहब के साथ मसरूफ हैं, पता नहीं पहचानेंगे भी कि नहीं। और फिर उल आए। CUS उनका तकर्रुर बिहार में हुआ था और उन्हें बिहारियों से शायद कोई हमदर्दी भी हो, और उनकी पोस्टिंग सहसराम में भी हुई थी। सहसराम ये शहर उसे क्यों याद आया? वो तो कभी वहां गई भी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता पटना गया। गांव मलाई वगैरह ये सारे शहर और गांव उसे याद थे। ढाका से निकलने के बाद वो कलकत्ता से होती हुई इन तमाम जगहों से भी होती हुई आई थी। फिर ये सहसराम क्यों बीच में दर आया? कहीं इसे भी नौदौलतियों की हुआ तो नहीं लग गई? मगर रिश्तेदारों को याद करना कौन सा नौदौलतियापन है? सहसराम शायद इसलिए याद आया कि शहाब बनाया था। नवाब नकी जान कमर गयावी मरहूम जिनविद साहिब इसका हवाला थे, और बस एक बिगड़े नवाब भी याद आ गए कि उन्होंने सहसराम में मकान ने फरहन अस्फिया पर काम किया था, और उसकी अम्मा के बड़े मामू और उसके बड़े नाना थे, और ये हवाला ही शायद तो दौलती पिन की निशानी थी। अरे वह गड़े मुर्दे जिंदों का हवाला बन के क्या लेंगे, जबकि इसका अपना हवाला भी है। लेकिन जरियन अस्फिया का हवाला तो बीबी बहार तमेरी नफस की तस्कीन है। तमेरी अफसानों को कौन जानता है? इसने अपने जहन को कुरेदा, अपने आप को आईना में दिखाना शुरू किया। अपने आप में रहू मुसन्निफा साहिबा ईरान तोरान के हकने से बड़ाई नहीं मिला करती। इसने खुद ही अपनी सरजनिश की। अच्छा, फिर हम भी अमारा हैं। इसने अपने आप से कहा। हाँ खैर, अमारा होने से तुमको कौन रोक सकता है? तमेरी बाप का दिया हुआ नाम है, लेकिन तुम भी अमारा तो होने से रही। तुम तो इस 20वीं सदी की अमारा हो अपने तमाम लस्ट के साथ, और सिर्फ नाम रख लेने से तुम नाम कमा तो नहीं सकती। कहाँ वो आफताब, कहाँ तुम जर्रा। अपने आप में रहना ही तमेरी लिए बेहतर है। इसने अपनी सरजनिश की। शहाब साहिब, अस्सलाम अलैकुम। इसने सारे फासिद ख्यालात झटक के सलाम किया। कैसी हैं आप भाई, कैसे हैं? बड़े दिन हो गए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। जी ठीक ही होंगे। पिछले 1 साल से हमारा भी लाहौर जाना नहीं हुआ, इसने बेदिली से कहा। कोई भी इसे अपने हवाले से जाने को तैयार नहीं था। अच्छा, आप लाहौर में नहीं में क्या कर रही हैं? आपको पढ़ा रहे हैं। कहाँ, किस जगह, कौन सा कॉलेज है? बर्नहाल कॉलेज में। अच्छा, एबटाबाद में हैं आप? मगर वहां तो छोटे बच्चे होंगे। मुरव्वत और मोहब्बत का पानी, और लोगों ने तो हमें हाथों हाथ लिया था। हाँ, क्यों नहीं, जरूर लिया होगा। इस जमाने में तुम ढाके से आई थी, और शायद तुम्हें याद ना हो कि तुम इस जमाने में बहुत मुख्तलिफ थी। बंगाल का जादू तुम्हारी सर चढ़ के बोलता था, और इस पस मंजर में तुम्हारी उर्दू, तुम्हारा लिखना यहाँ के लोगों के लिए वाकईतन जादू का असर रखता था कि बंगाल में ऐसी उर्दू। ये क्या बात हुई? बंगाल में उर्दू तो पता नहीं कब से थी। अब्दुल गफूर निसाख, वहशत कलकतवी, और फिर अपने अश्क साहिब। क्या गजब के उर्दू दां थे। हमें क्या खास बात थी? इसने अपने दिल को समझाया। भला वो कहाँ की बंगालन थी कि जमाल की जादूगरी करती। बस ये मेरा दिल भी। इसने आजिज़ा कर उधर उधर देखा। अब आस पास कोई नहीं था। लोग टुकड़ियों में नए उधर उधर घूम रहे थे। एक हुजूम था, कहीं चाय चल रही थी, कहीं काफी का दौर था, और कहीं शेर और शायरी का दौर दौरा था। और अब वो एक बार फिर यक्का और तन्हा थी। अब मान जाओ हमारा दीगुम कि तुम अपनी जुड़े वहां छोड़ आई हो, और बेजड़ के पौधे उम्रियल होते हैं कि अगर उन्हें खत्म ना किया जाए तो इस दरख्त ही को खा लेते हैं जिस पर उन्हें पनाह मिलती है। और उसीलिए अब तुम इस धूमधाम की तवक्को ना रखो जो तुमको सेंटर में मिली थी, कि अब तो वो तमेरी मानने वाले प्यारे प्यारे लोग भी पर्दा कर गए। रियाज अनवर, शहाब साहिब, हसन हफीज अर रहमान, हसन हफीज अर रहमान। हाय, कैसे पिया रहे थे। और हाँ, वो भी एक अदबी कॉन्फ्रेंस थी, मगर वो राइटर्स गिल्ड का जलसा था। गिल्ड हाउस में इजलास हो रहा था। वहां भी हर जुबान और कैंडे के अदीब मौजूद थे। वो खुद बंगाली वफद के साथ थी, और मशरकी पाकिस्तान के उर्दू अदबियों की नुमाइंदगी कर दी थी। और हर जमाने में तमेरी काम ढाके ही आया। इसने उदासी से इस शहर गिल रखा है को याद किया। ढाके, हाँ ढाका, खैर अल कबीर, डॉक्टर सज्जाद हुसैन, अतीकुल्ला, तूलो, बेगम सोफिया कमाल, शौकत उस्मान, और किस किस को याद कीजिए। और अब पिछले दिनों हाजरा आपा जब ढाके से आई थी तो उन्होंने कहा था, अब इस ढाके को भूल जाओ जो तुम्हारा था। वहां भी अब सब कुछ ऐसा ही है। जमाना हर जगह अपनी पाल चलता रहता है, और कभी लूट कर पीछे की तरफ नहीं जाता। वहां अब जिंदगी नमूदो नुमाइश हुए सोचा, सब पूछते हैं। इसने आराम से फैरनी खाते हुए सोचा। सारे दिन की कुल्फत के बाद इस वक्त सिर्फ भूख इसके हवासों पर छाई हुई थी, और वो फैरनी के बाद आइसक्रीम भी खाना चाहती थी।
जो बहुत बड़े बड़े बादियों में खाने की मेज पर यहाँ से वहां तक चुनी हुई थी, लेकिन लोग दीवार बन गए थे। हालांकि किसी चीज की कमी नहीं थी, हाँ सब्र की कमी थी। हर एक बेसब्र हुआ जा रहा था कि कहीं इस तरह आइस पिघल ना जाए और सिर्फ करीम ही करीम रह जाए। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए इसने सोचा, यहाँ तो वैसी भूख भी नहीं जैसी हमारे यहाँ आम घरों में होती है। अच्छी तरह रहने की भूख, अच्छा पहनने की भूख, अच्छा खाना खाने की भूख। मगर इस वक्त इस तरह टूट कर गिरना क्या मानी। यहाँ तो अनवाओ अक़साम की नेमतें बिखरी पड़ी थी, हर तरफ आराम ही आराम है। नर्मो गर्म बिस्तर के रंगीन लहराते हुए आंचल, खूबसूरत लिबास और साथ साथ खूबसूरत नजर आने की कोशिश में तरह तरह के अंदाज। किस ने आइसक्रीम खाने का इरादा तर्क कर दिया कि लोग हिट कर नहीं दे रहे थे। वक्त बहुत गुजर गया है और अब लोगों की सतह कुछ और है। यहाँ तुमको कौन पूछता है, सब पूछते हैं। आखिर शहाब साहिब, मलिक साहिब यहीं के तो हैं, लेकिन शहाब साहिब तो ढाके से तुम्हें जानते हैं और तुम हो के। इसका दिल इसके खिलाफ जा रहा था, बल्कि सरजनिश कर रहा था कि तुम यानी कि तुम अब वो नहीं हो जिसकी पजीराई की जाए। पजीराई तो अब भी सब करते हैं, फर्क सिर्फ हमारे सोचने का है। हम जब 70 में ढाके से लाहौर आए थे तो हमने लाहौर एयरपोर्ट पर महसूस किया था कि लाहौर की जमीन ऊंची है और यहाँ पानी की सतह इतनी बुलंद नहीं है कि मुर्दे कब्रों में तैरने लगे। हाँ, मगर यहाँ कभी कभी पानी पाताल में भी चला जाता है और दरिया भी और झीलें भी सूखने लगती हैं। इसका दिल सबसे बड़ा वकील बना हुआ था और कदम कदम पर हकायक से रोशनास कराने की कोशिश कर रहा था। इसने फिर दिल को धुतकारा। लोगों की निगाहों में बड़ा पानी का दूसरा नाम है बड़े बड़े प्लोबी इनकलाबी। रास्ते बदल गए। अनवर जाहिद को ही ले लो, तमेरी भाई के तो बड़े दोस्त थे। अब जब देखो हुकूमत का दामन पकड़े हुए हैं, चाहे जनरल इरशाद हो चाहे बेगम जनरल जिया अर रहमान। अब तुम ही बताओ, क्या तुम ऐसा कभी सोच सकती थी कि अनवर जाहिद? हाजिरा आपा ने कहा, जो अभी कुछ दिन पहले दास्तान गम सुनाते सुनाते अपनी जान हार गई और अब इसके लिए इस्लामाबाद उजड़ गया था। अगर वो जिंदा होती तो इस वक्त वो उनसे जरूर कहती कि हाँ, वो सोच सकती है कि सब कुछ बदल जाता है। नजरिया जरूरत और मसलहत कोशी सब पर हावी हैं और फिर क्या हुआ, नजरिया तो बदलते ही रहते हैं। क्यों नहीं, नजरिए ना हुए जूते हुए, जब जी चाहा उतार फेंक। हाँ, बिल्कुल जैसे लैला को छोड़ के अनवर जाहिद ने हाजिरा आया, फिर उसके ख्यालों में दर आए। और अब तुमको पता हैगा, अब जबकि लैला मर गई तो अनवर जाहिद यानी कि ये देखो हाजिरा, मोहम्मद अली ने एक मैगजीन दिया। पाक चीन मीतरी समिति ने पहली की मौत पर कोई नंबर निकाला था और जगह जगह कमर अल नहार लैला के साथ साथ अनवर जाहिद का जिक्र था। और अनवर जाहिद के साथ इसका निकाह जेल में हुआ था। उसने जैसे अपने आप को इत्तला दी और गवाहों में जेलर भी शामिल होगा। क्यों किसी ने मजाक उड़ाया। उसने पलट कर देखा, वहां कोई भी नहीं था। सामने सोफे पर अदीबों का एक बड़ा गिरोह बैठा अपने अपने दोस्तों से मुखातिब था। उसने गौर से देखा, खासे मशहूर लोग थे। इनमें सिद्दीक सालिक भी थे तो अमजद इस्लाम भी, और परवीन शाकिर अपनी गजल सुना रही थी। कैसी अच्छी शायरा है और माशाअल्लाह शोहरत भी अच्छी है, तुम्हारी तरह नहीं है कि उन्हें। इसने गौर से बंगला जुबान के पत्रिका को देखा जो उसने आज ही बेगम महमूद अली से लिया था कि पढ़कर दे देगी। कमर अल नहार लैला अपने वक्त की बड़ी सहाफ़ी और फिर बड़ी एडवोकेट लुत्फ आलम साहिब के साथ बीजिंग में मशहूर जमाना तमन स्क्वायर में खड़ी थी। अनवर जाहिद नहीं है। उसने गौर से तस्वीर को देखा, और हमारे भैया भी, और किया। ये सब माजी की दास्तानें हैं भाई, तमेरी रोजी रोटी के फेरे जी शहाब साहिब। छोटे ही हैं, सीनियर कैम्ब्रिज और इंटर के बच्चे, और क्या हो सकते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन वो जगह तो, मेरा मतलब है एबट आबाद तो जरा अलग थलग सा। शहाब साहिब जब मैकदा छटा तो फिर क्या जगह की कैद। वक्त ही गुजारना है, न सौ खुश और न खुश गुजर ही रहा है। इसने दिल बड़ा करके कहा। इसे अपना ईडन गर्ल्स कॉलेज ढाके में धान मंडी का मकान और बेगम इफ़्फ़त शहाब बहुत याद आए कि उन्हें उसने अपने ही घर में देखा था और अब कुछ भी नहीं रहा था, सब कुछ खत्म। अब तो शहाब साहिब भी दास्तान बन चुके थे। खैर, इस दिन इसका वक्त अच्छा कट गया। शहाब साहिब ही सबसे अच्छे साबित हुए थे कि रस्मी तौर पर तरखाया नहीं बल्कि अपने पिन से गुफ्तगू करते रहे। इसकी बेसरोपा बातें सुनकर उन्होंने कोई उकताहट नहीं जाहिर की थी। इसकी हर बात पर संजीदगी से गौर किया, बहुत सारी मुश्किलात के लिए सुलझे हुए रास्ते की तरफ इशारा किया। वो उनकी बातों से खुश होकर हल्की फुल्की हो गई। बहरहाल पुराने अक़दार के नुमाइंदे थे।
उनके लबो लहजे में जो धीमापन 1962 में था वही 1983 में भी मौजूद था। शायद हाल ही ने उन जैसे लोगों के लिए ही कहा था, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में। उसने शहाब साहब को खाना खाते हुए मोहब्बत से देखा और आगे बढ़कर रिकाबी में अपने लिए खाना डालने लगी, तो उसे एहसास हुआ कि वो आज सारे दिन तकरीबन भूखी रही है। हालांकि खाना, चाय सब कुछ की बड़ी फरवानी थी, लेकिन भूख ही उड़ गई थी। बेइतनाई का दुख उसे परेशान कर रहा था। जरा सी तवज्जो मिली तो भूख मैदे में कलबलाई। रात का खाना लगा हुआ था और लोग खाना खा रहे थे। उसने चीचे से मुंह में नवाला डाला। मजेदार है, इसने सोचा। कैसी हैं बहन? अब फतेह मोहम्मद मलिक इसकी खैरियत पूछते हुए गुजर गए। लोग इतने भी बुरे नहीं हैं, इसने जल्दी जल्दी मुंह चिल्लाते हुए सोचा। हाँ बिल्कुल, लेकिन शहाब साहब तुमको ढाके से जानते हैं। शनासाई का दुख गोला बनकर उसके गिले में अटक, वरना यहां तुमको कौन पूछता है। उसने गिले में इनके दुख के फंदे को मजेदार फैरनी की मदद से अंदर उतारते में हैं और तुम यहाँ इस्लामाबाद होटल में माजी हाल मुस्तकबिल के चक्कर में चरने की तरह घूम रही हो। बेशक ये इस्लामाबाद होटल है। अदीबों का हजम गफीर नामों के बल्ले सीनों पर लगाए जाने उन जाने लोग। सामने मुज्तबा हुसैन खड़े थे। कोठी में मुलाकात हुई थी। वहां ये मोतिया चौधरी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा तो ये रूसबादी हैं, और अब रूस तो था लेकिन वो लेंडोरी टूट चुकी जिसको सोवियत यूनियन कहते थे। इसने तब सोचा था, हमारा लीडर तो राशिद खान मैन था, अयूब खान के वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल जब्बार खान का बेटा। चीन नवाज तालिब इल्म लीडर खूब थी। हमारी यूनिवर्सिटी भी हाल के अंदाज ने इसे सरतासर माजी की आगोश में फेंक दिया था और वो बड़े आराम से अपने गोशा आफियत में बैठी माजी के झूले में बैठी झूल रही थी। वो झूला जो 1956 में उसने डाला था और 1971 तक जिसकी डोर उसने पकड़ रखी थी और जिसकी दास्तान ही इसका सरमाया हयात थी कि जब मौका मिला अपनी जन्नत गुम गश्ता की याद में शुतर मुर्ग की तरह सरगाह दिया, फिर दुनिया जन्नत में जाया। कच्ची बात तो ये थी कि खूब किरदार था ढाका यूनिवर्सिटी का। तलबा की जिंदगी और उसके रास्ते का तयन भी होता और ख्यालात की पुख्तगी भी वही हासिल होती। मुल्क की सियासत में कौन सी पार्टी मजबूत जा रही है, इसका अंदाजा वो अपनी यूनिवर्सिटी से लगाती थी कि हुआ साइबरा की बर्फ में झिल्ली हुई चल रही है या शिंघाई का रेशमी साया सरसरा रहा है। लेकिन लोग भी खूब हैं कैसे कैसे और किस किस हवाले से याद रखते हैं। मोतिया चौधरी हमारे लिए किस्सा पारीना बन चुकी थी और डॉक्टर मुज्तबा हुसैन इसी को याद कर रहे थे कि उन्हें अपने नुक्ता नजर के मुताबिक सारा इनकलाब नजर आ रहा था और हमारी नजरों में वो सारी की सारी फिर जाती है। इसने माजी को याद करना शुरू किया। शांति नगर में टर का घर है। सुल्तान भाई चहक रहे हैं, एक और इनकलाबी भाई के दोस्त हैं, और मोतिया चौधरी की शादी का खाना उन्होंने किया था और वो सब वहां गए हुए थे। और मोतिया चौधरी नई ब्याही दुल्हन पीना की सफेद साड़ी बांधे 16 सिंगार से मुबर्रा अपने हाँ बिल्कुल अब कैसी है। उन्होंने मुस्कुरा कर खैरियत पूछी, लेकिन आंखों में अजनबियत की उलझन थी। हमारा नाम अमारा है। अरे हाँ, खूब मिले। सलाउद्दीन कैसे हैं? कहाँ रहते हैं? कभी मिलते ही नहीं जी, वो फिलहाल कराची में हैं, मगर मैंने तो सुना था वो लाहौर में है। बच्चे तो लाहौर ही में हैं। अरे उनसे कहीं ना कि कभी हमसे भी जी बेहतर। वो सलाम करके स्त्रियों की तरफ मुड़ गए। 2-4 मुकालमे से इसके दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया, जैसे वो दरिया की मौज थी और दरिया में मिलकर जिंदगी हासिल कर ली हो। और अब इस वक्त इस पर एक घबराहट सी तारी थी। कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी। हर एक मुंह उठाए उधर से अलिफादेर जा रहा था। कोई लाहौर का मुसाफिर, कोई कराची का। कुछ लोग पिंडी जा रहे थे और वो बहुत परेशान थी कि इतने ढेर सारे दिनों के बाद भी इस्लामाबाद और पिंडी के रास्ते इसके लिए मसला बने हुए थे। अपना बैग उठाए बेनियाजी से लोगों को फाटक से निकलते गाड़ी में बैठते और हुआ होते देखती रही, लेकिन किसी ने इसे घास नहीं डाली, किसी ने लिफ्ट नहीं दी। चलो उनसे लिफ्ट मांगते हैं। एक जाने पहचाने अफसाना निगार गाड़ी की चाबी थामे खड़े थे। आपकी गाड़ी में एक आदमी की जगह होगी। आप पिंडी ही जा रहे हैं ना? आप हमें मुख साहिब के यहाँ उतार दीजिएगा। चमके। हाँ जगह खैर वो तो हो जाएगी, लेकिन इत्तेफाक से ये गाड़ी मेरी नहीं है। मैं पूछता, अफसाना निगार साहिब ने गिनती से कहा। एक सरकारी मर्सिडीज पोर्च में आकर खड़ी हो गई।
मेहंदी से रंगे हुए सुर्ख बाल ढाके एयरपोर्ट पर भाई ने उनसे कहा था, पहली बार मगरबी पाकिस्तान जा रही हो, ख्याल रखना। हाँ जरूर। हसन हफीज अर रहमान का सांवला खूबसूरत चेहरा नजर के सामने था। कैसे अच्छे थे ये लोग, कितने करीब, और कैसे चायवट गए, और अब तो ये दुनिया भी छोड़ गए। आंसू दिल में कतरा कतरा टपक रहा है। ढाका, वो शहर निगारा ढाके को वो ऐसे याद करेगी। 1972 की फरवरी में उसने सोचा भी नहीं था कि वो शहर इसके लिए शहर नापुरसा बन चुका था। मगर 1970 में हसन हफीज अर रहमान, उन्होंने इसका कैसा ख्याल रखा था, जैसे वो एक लेक्चरर और अफसाना निगार नहीं बल्कि कोई टीनेजर थी जिसे कदम कदम पर रहनुमाई चाहिए थी। वैसे भी वो थी भी अक्ल की पिट पिट के जाकर ठहर गई फैन रोड पर, और अब बेचारे हसन हफीज अर रहमान हैं, सुबह फोन कर रहे हैं, शाम फोन कर रहे हैं। इजलास में खैरियत दरियाफ्त हो रही है। शायद उन्हें यादाल रहता था कि वो पहली बार मशरकी पाकिस्तान से निकली थी, और अब तो कुछ नहीं था, ना मशरकी पाकिस्तान और ना हसन हफीज अर रहमान। हालांकि अभी कुछ ही साल पहले वो लाहौर आए थे। उदास उदास से भीगा हुआ लब व लहजा। दुआगो थे वो तो इस वक्त भी इसके दुआगो थे। हाथ का छेला बना के रास्ते में रखा और फिर पिंडी में इसे फतेह मोहम्मद मुल्क को इस तरह हैंड ओवर किया जैसे वो जीती जागती इंसान से ज्यादा कांच की गुड़िया थी। उन्होंने बीच बीच इसे हाथ से पकड़कर मुख साहिब के हवाले किया था और सिख का सांस लेकर बंगला में बोले थे कि खुदा का शुक्र है वो सलाह अल दीन के आगे सुरखरू हुए कैसे दिलदार लोग थे ये, और मारे अहमियत के इसका बुरा हाल हो रहा था। जमील मलिक, अहमद जफर मलिक साहिब, खुदा उनको खुश रखे, हमेशा यकसा है। चाय, खाना, मल्ला मिलाना, एक जिम गफीर और ये मुइन सिद्दीकी इसके ढाके यूनिवर्सिटी के हम जमात, हर तरफ मोहब्बतों के दरवाजे खुले हुए थे। अच्छा तो ये बीबी ढाके से आई हैं। पेच दर पेच गलियों वाले मकान में एक मुशफिक खातून मिले। चेहरा चूमना शुरू किया तो चूमती ही चली गई। ये हमारे साथ जाना चाहती है, उन्हें मुल्क साहिब के यहाँ जाना है, हम भी तो इसी तरफ। वो नहीं भाई, मुश्किल होगी, हम कहाँ देवती फिरेंगे। इसके कान में किसी ने सीसा पिलाया। वो अपना थैला उठाए, साड़ी बांधे, बड़े फाटक के सामने खड़ी हर आने जाने वाले को मुंह उठाए देखती जाती है कि शायद कोई मुरव्वत की नजर उसकी तरफ भी उठ जाए, लेकिन वहां तो हर बोंग सी थी। मन्नू बैन एक एक करके निकल रहे थे, बातें करते हुए, मिलते रहने के वादे वईद भी हो रहे थे, लेकिन हर शख्स बड़ी जल्दी में था। उसे भी बहुत जल्दी थी। इसे हर हाल में आज ही की तारीख में एबटाबाद पहुंचना था। धूप ढलती जा रही है और सूरज डूबते ही एबटाबाद के लिए कोई गाड़ी नहीं मिलेगी। यहां से रावलपिंडी कैसे पहुंचा जाए, वो सोचते सोचते 2 कदम आगे बढ़ती है। मोहसिन एहसान सामने एक गाड़ी में बैठ रहे हैं। ये जरूर पेशावर जा रहे हैं, हमें पिंडी सदर में एबटाबाद वाले अड्डे पर जरूर छोड़ देंगे। वो गाड़ी के करीब जाती है। मोहसिन एहसान गाड़ी का दरवाजा बंद करके बड़े अखलाक मोहब्बत से हाथ हिलाते हैं और गाड़ी हुआ हो जाती है। उनके साथ वो जरूर जा सकती थी, लेकिन इसने अर्ज मुद्दा में देर कर दी है। अपने आप पर गुस्सा आया। कमाल है, ये कैसा मसला है जो इसने खड़ा किया है। अद हो गई इस उम्र में उंगली थामने की तमन्ना। उधर उधर देखा, सारे लोग हंसते गाते आ जा रहे हैं। इसके दिल को कुछ हो रहा था। इसे 1970 अशारिया बहुत ही याद आ रहा था। सांवला सा गोल मटोल चेहरा, पान की स्याही, दांत के रेखों में और चमकते हुए दांत। हम आपके साथ पिंडी जाएंगे। इसकी अपनी आवाज कोई। हाँ बिल्कुल जाएंगे, हमने टिकट भी मंगवा लिया है। अच्छा, वो खुशी से चहकी थी। ये हमारी उम्मी है, जमील मलिक ने तारुफ कराया। हमारे हर जगह की ऐसी ही होती है। उसने मुस्कुरा के जमील साहिब की उम्मी की कमर में हाथ डाले डाले कमरे में आ गई। गाल चूमे। उन्हें देखकर मुझे अपनी सहेली कैसी की उम्मी याद आ गई, वो भी ऐसी ही हैं। वो इन अच्छा तो अब उर्दू बोल लेती हैं, एक साहिब ने पूछा। ये जमील मुल्क के बड़े भाई थे। हमारी मादरी जबान उर्दू है, इसके लहजे में तफाखुर था। उन्होंने हैरत से इसे देखा। भला घर में कौन सी जुबान बोलती है? जी घर में तो उर्दू ही बोली जाती है, लेकिन घर से बाहर हम सिर्फ बंगला ही बोलते हैं कि ये हमारे इलाके की जुबान है। और हम मगर क्या, हम बीबी भी हम बिहारी हैं, बंगाली नहीं, लेकिन बंगला जुबान भी हमारी पहचान है। हाँ ठीक, बल्कि बिल्कुल ठीक। बंगाली बिहारी एक ही बात है। आखिर आप मशरकी पाकिस्तान से आई हैं और आपको बंगाली ही कहा जाएगा।
बहुत खूब, वो चुप की, मगर बंगाली तो हमें ए बंगाल गैर बंगाली कहते हैं। वो उदास हो गई, काश ए काश। और अब वो खिजा की इस भीगी शाम में इस्लामाबाद होटल के फाटक पर खड़ी होती रही थी कि काश बंगाली बिहारी एक ही बात होती। और आज वो इस लम्हे हसन हफीज रहमान को इस तरह टूट कर तो ना याद करती कि वो बच बच उसकी पहुंच में होते और यहाँ इसे VIP ट्रीटमेंट मिलता। लेकिन अफसोस, आज इस शहर में कितना सन्नाटा है, वो ऊपर ही ऊपर तीर रही है। इसकी जुड़े कहाँ हैं, नहीं से कोई इकवा फूटा क्यों नहीं नजर आता। ये सारे चेहरे क्यों अनी लग रहे हैं और इस रीले मेले में धक्के खाते हुए क्यों इसका दिल उदास हो रहा है। जर्नलिस्ट मियाँ का इंतजार कर रही थी। वो खुद अभी एक सियासी जलसे से लूटी थी, चेहरा अब तक गर्द आलूद था। खुफिया पुलिस इसका पीछा कर रही थी और वो रिक्शा से उतरकर गिल्ली दर गिल्ली होती हुई यहाँ पहुंच गई थी। और उसका बाप अयूब खां की सरकार में पुलिस का एक लायक फायक अफसर समझा जाता था और राशिद खान में इसका मुखालिफ लीडर अब्दुल जब्बार खान का बेटा अब अयूब खान का दस्तरास्त और बेटा भाषानी ग्रुप में। अजीब सरफरी थी हमारी जनरेशन, नस्ल भी। इसका चेहरा खिल उठा और वो जोर से हंसी। खैर तो है, बहुत खुश नजर आ रही हो। जीनून बानों पास से गुजरे, वो चौंक पड़े। माजी की अखबस्ता हुआ इसके जिस्म को कपकपा गए। इसके पहले होंठ सुकड़ गए और वो अपने हाल में वापस आ गई। इसने उधर उधर देखा, रात का खासा हिस्सा गुजर चुका था लेकिन होटल में वही था कभी थी। सब ही आपस में मशगूल थे, सारे चेहरे ही जाने पहचाने लग रहे थे लेकिन इसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। हाँ भला, इतने बड़े मजमे में कौन किसको पहचाने। चलो हम अपने नाम का बजा लगा लेते हैं। इसने अपने थैले में से टूल के वो बच निकाला जो कॉन्फ्रेंस के शुरू में किसी ने थमा दिया था और अपने नाम की नुमाइश के बावजूद अगर किसी ने नहीं पहचाना तो ये अंदेशा बिच्छू की तरह डंक मारता है, इसका चेहरा मिट्टी हो जाता है। नाम का बिला वापस रखकर खामोशी से बैग का जिप बंद कर लेती है। ये जगह बड़ी अजनबी है, उसने कड़ कर सोचा। खामखा ही हमारे कोई भी हमें नहीं पहचानता और जो पहचानता है वो काबिल एतना नहीं समझता। और अब घंटों इस हुजूम में तन्हाई का दुख उठाए, एक एक का मुंह तकने का फायदा। चलो कमरे में जाकर सो जाते हैं। उसने साड़ी का आंचल ठीक किया, लंबे बालों को समेटकर पुश्त पर डाला और कदम आगे बढ़ाया। एक शगुफ्ता चेहरा राव बरू था। अरे ये तो मोहसिन एहसान है, ये तो शायद भैया के अच्छे मिलने वालों में है। उनकी सहराबंदी का कार्ड ढाके में, फिर वही लेके वही माजी के किस्से। मिट्टी डालो, चलो उनसे बातें करते हैं। आप मोहसिन एहसान हैं और वो खुद उसे क्या हो रहा है, वो जिसने कभी किसी से हार नहीं मानी, किस लिए कनूतियत का शिकार है। चलो चलते हैं, हमारा सफर शर्त है। वो अपना थैला उठाकर बाहर निकलती है, इसे देखते ही एक टैक्सी रुकती है। वो दरवाजा खोलकर बैठने के लिए कदम बढ़ाती है। अब भी इस सामने खड़ी वैगन पर बैठ जाए, ये भी पिंडी जाएगी। होटल के एक बैरे ने इसकी रहनुमाई की। ये टैक्सी वाले तो खाल उतार लेते हैं। किसने शुक्रगुजार निगाहों से साफ सुथरी वर्दी वाले बैरे को देखा। हमें दरअसल रूट का ठीक पता नहीं है कि कौन सी दीगिन कहाँ, वरना हम तो हैं ही अकेले। बहुत बहुत शुक्रिया। इसने फरिश्ता रहमत को देखा। इसे महसूस हुआ जैसे इसके पांव जमीन पर जिम गए हैं और वो फजाओं में तीर नहीं रही है, बल्कि इसकी जुड़ें आहिस्ता आहिस्ता जमीन में फैल रही हैं और अनकरीब इखुए भी फूट पड़ेंगे। उसने गौर से शहजादे जैसे बैरे को देखा। यही हमारी जुड़े हैं जो हमारी तरह जमीन पर खड़े हैं और हम खामखा ही भिखारियों के साथ भिखारी बन गए। इसने मुस्कुरा के हाथ हिलाया और वैगन में सवार हो गई। उसे सूरज डूबने से पहले एबटाबाद के लिए वैगन पकड़ना थी।